नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ब्लड। ये परिसंचरण तंत्र का हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले हम देख चुके हैं, जैसे सीधा मैं ऐसे बात करूं कि परिसंचरण तंत्र है वो हृदय, रुधिर वाहिनियां और रक्त से मिलकर बनता है। पहले वाले वीडियो में हम इनको देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप पहले वाले वीडियो देख लें तो आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं। रक्त बचा हुआ अपना, इसको देते हैं। और देखो साथियों, इस टॉपिक को समझने से पहले भी मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, यानी छोटा सा एक टॉपिक है और वो है बॉडी फ्लूइड, अर्थात अपनी बॉडी में कितने प्रकार के लिक्विड द्रव पाए जाते हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। आपने अभी इस तरह से सोचा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। अपनी बॉडी में दो प्रकार के लिक्विड रहते हैं। एक प्रकार का लिक्विड होता है बहने वाले और न बहने वाले, अर्थात स्थिर रहने वाले। जो बहने वाले होते हैं वो 3 होते हैं और न बहने वाले में 1 है। पहला हम इसको देख लेते हैं। न बहने वाले पहले फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल, कार्डियो शब्द मैंने बताया था हार्ट से संबंधित है। इसका मतलब ये लिक्विड हार्ट के चारों ओर भरा हुआ रहता है, बहता नहीं है। जैसे रहता किधर है, जैसे ये हार्ट का अपन चित्र बनाते हैं इस प्रकार से। तो हार्ट के दीवार के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक झिल्ली रहती है जिसके अंदर हार्ट सुरक्षित रहता है। उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में यहां रहता है पेरिकार्डियल स्पेस। इसके अंदर भरा रहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये भरे रहने वाला है, पोषक पदार्थ उपलब्ध नहीं करवाता है। ये हृदय को बाह्य चोटों से, आघातों से रक्षा करता है। साथ ही जब हृदय संकुचन होगा बार बार हमेशा के लिए से चलता रहेगा तो ऊतकों और हृदय की दीवार के मध्य घर्षण बल होगा, जिससे हृदय को क्षति पहुंच सकती है। तो उस क्षति को रोकने के काम भी ये आता है। 2 कार्य है, एक क्षति या झटका है वो नहीं लगे, आघात नहीं लगे, झटका लगेगा जैसे एक साथ कोई मार दे, उस समय ये चोटों से बचाता है। और दूसरा चोटों से बचाता है और घर्षण बल को कम करता है, क्षति को नुकसान नहीं हो, ऊतकों के मध्य घर्षण बल को कम कर देता है। तो ये था नए बहने वाले में एक फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब हम बात कर लेते हैं बहने वाले फ्लूइड। बहने वाले में 3 है और पहला फ्लूइड है रक्त, दूसरा लसिका और तीसरा CSF। अब ये फिर आपके लिए नया होगा कि CSF क्या है। इसका पूरा नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रे मस्तिष्क मेरु द्रव। होता क्या है, अपना मस्तिष्क आवरण होते हैं। मस्तिष्क के बाहर 3 झिल्लियां पाई जाती है, ड्यूरामेटर, पायोमेटर, अरेक्नोइड। तो उनके मध्य में ये पाया जाने वाला द्रव है और ये बहने वाला द्रव है। जैसे ऊपर मैं यहां बना देता हूं, ये अपनी स्कल है, खोपड़ी है, और ये अपना मस्तिष्क है, यहां पे ब्रेन है। इनके बीच में 3 लेयर पाई जाती है, D, A और P, अर्थात ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायोमेटर। 3 झिल्लियां पाई जाती है। अरेक्नोइड और पायोमेटर के बीच में यहां पे स्पेस रहता है, एक अवकाश पाया जाता है। इस अवकाश को कहते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। सब अरेक्नोइड स्पेस, इस स्पेस के अंदर पाया जाता है लिक्विड और उस लिक्विड का नाम है CSF। ये इन झिल्लियों को पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करता है और ये बहता है, अपने आप बहता है। इसकी जो बहने की दिशा होती है वो आगे से पीछे की ओर इस प्रकार से जाएगा, फिर मेरुरज्जु में जाएगा और मेरुरज्जु से होता हुआ लास्ट जो कशेरु का है वहां तक जाएगा। उसके बाद में वापस आगे से होता हुआ पीछे से, इस प्रकार से। तो इसके बहने की दिशा होगी आगे से पीछे की ओर, ये बहता है आगे से पीछे की ओर।
नाम से भी पता चल रहा है, पर मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इन दो स्पाइनल कॉर्ड, इन दो के चारों ओर ये बहता है और ये भी झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है और ये पोषक तत्व भी उपलब्ध करवाता है। तो ये था CSF। अब हम बात कर लेते हैं लसिका। लसिका की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि ब्लड का एक पूरक तंत्र है ये और इसकी संरचना ब्लड से मिलती जुलती है। थोड़ा सा ही अंतर है कि इसके अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती, प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती, बाकी सब सेम है, थोड़ा सा अंतर होता है। वो जब हम रक्त को समझ लेंगे तो इसको समझेंगे। तो अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक रक्त यानी ब्लड पे। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछ ले कि रक्त क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रक्त एक प्रकार का टिश्यू है, एक प्रकार का उत्तक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए तरल संयोजी। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक प्रकार का टिश्यू है, अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। अब देखो इसका संगठन की बात करते हैं। सबसे पहले या मैं ये बता देता हूं इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या। एक हम पढ़ेंगे इसका संगठन, और संगठन में हम देखेंगे कि इसके अंदर है प्लाज्मा, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये पाई जाती है, इनको हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही हम पढ़ेंगे रक्त के कार्य, इनके साथ साथ ही हम पढ़ेंगे इनके रोग। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। रक्त समूह भी दो होते हैं वैसे मनुष्य में, एबीओ सिस्टम और एक होता है आरएस सिस्टम। रक्त समूह है तो उनकी आनुवंशिकी भी होती है, क्योंकि माता पिता का रक्त है उसी के हिसाब से बच्चे का रक्त भी होता है। या जैसे किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया है, कि रक्त की एक बूंद मिल जाती है तो उस व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, अपराधी की पहचान हो सकती है। तो ये आनुवंशिकी भी हो गया, और अपराध, क्राइम भी कह सकते हैं कि अपराध के अंदर इसका योगदान होता है, अपराध विज्ञान है उसके अंदर। और एक छोटा सा टॉपिक और बचता है रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी एक व्यक्ति का रक्त दूसरे को चढ़ाया जा सकता है, तो कितना चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं, क्या आवश्यकता है इसकी, कौन रक्तदान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कितने समय में कर सकता है, ये सब बातें अपन इसमें देखेंगे इस प्रकार से। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा संगठन पढ़ेंगे हम, और संगठन में क्या पढ़ेंगे? ब्लड को दो भागों में बांटा गया है। संगठन की हम बात करें, एक प्लाज्मा और एक कोशिकीय भाग। कोशिकीय भाग का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये जो है ये। तो अब बात करते हैं इसके संगठन की। संगठन में हमने इसको दो भागों में बांट दिया। पहले मैं चित्र बना दूं कैसे बटेगा, दो भाग। जैसे एक परखना ली और इतना मैंने उसके अंदर रक्त भर लिया, कुछ समय के लिए मैंने इसको छोड़ दिया, तो इसमें अवसादन होगा, जो भारी चीज होगी वो पैंदे में बैठ जाएगी, यानी भारी भारी जो चीज है वो पैंदे में आ जाएगी। हल्की चीज लिक्विड है, तरल भाग ऊपर आ जाएगा और नीचे कणिकाएं बैठ जाएगी। कणिकीय भाग है वो नीचे आ जाएगा। कणिकीय भाग है वो होगा 55% और ये होगा लाल रंग का, और तरल भाग इसको कहेंगे प्लाज्मा, और ये होगा 45%। तो हमने देखा कि रक्त को जब कुछ समय के लिए रख देंगे तो कणिकीय भाग 55% नीचे आ जाएगा, जो लाल रंग का होगा, ऊपर वाला 45% भाग तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाएगा, ये हल्का होगा। तो रक्त दो भागों में बट गया, एक तो प्लाज्मा और एक कणिकीय भाग। ये किस रंग का होगा यहाँ पर ने देख लिया, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जो प्लाज्मा है वो लिख देता हूं 45% है। इसका संगठन की बात करेंगे, प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जल, 90%, यानी 45% का 90% जल प्लाज्मा का होता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी पाई जाती है, जैसे ये मोस्ट है, आगे भी काम में आएगी, ब्लड क्लोटिंग वगैरह पढ़ेगी, उनमें ये आपको मिलेगी फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये थक्का बनाने वाली प्रोटीन है। दूसरा एक प्रोटीन होती है जो थक्का नहीं बनने देती, वो है हिपेरिन, क्योंकि ब्लड जब अपने शरीर में रहता है तो उसका कोकुलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हिपेरिन। तो ये रक्त के स्कंदन को यानी
थक्का बनने को रोकने का कार्य करती है। तो यहाँ कार्य भी साथ साथ में आ जाएगा इनका, ये थक्का बनाने वाली, तो ये कार्य भी यहाँ पे साथ में आ गया है। इसके अलावा एक प्रोटीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन, सॉरी प्लाज्मा में नहीं होती वो प्रोटीन, अपन कड़ी की बाद में पढ़ेंगे। ग्लोबुलिन, ये WBC से एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली प्रोटीन्स होती है, इससे एंटीबॉडी बनेगी। एक प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, सबसे आसानी से पचने वाली प्रोटीन है, और इन सभी प्रोटीनों में सबसे अधिक मात्रा एल्ब्यूमिन की होती है। अंडे में देखा होगा, अंडा फोड़ते हैं तो एक पीला पीला भाग निकलता है, एक तरल जेली जैसा पारदर्शी ट्रांसपेरेंट भाग दिखता है, वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। सबसे आसानी से पचने वाली प्रोटीन एल्ब्यूमिन। तो ये कुछ खास खास प्रोटीन थी, वो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा देखो प्लाज्मा के अंदर जो पाए जाते हैं जैसे हार्मोन्स, क्योंकि अंतःस्रावी तंत्र के पास में नलिकाएं नहीं होती है, रक्त के माध्यम से ये अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचते हैं, तो ये रक्त के माध्यम से आएंगे। कुछ एंजाइम्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ आयनों की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे आयन्स हैं, वो इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये एक रक्त का संगठन है। अगर अपन इसकी पीएच की बात करें तो ये थोड़ा क्षारीय होगा। तो ये पोषक तत्व, इसके अलावा दो पोषक तत्व खास बात, एक है ग्लूकोज पोषक तत्व, यानी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना है, क्योंकि डाइजेशन से आएगा तो उसको पहुंचाना पड़ेगा, ग्लूकोज होगा। और उत्सर्जी पदार्थ की बात करें तो यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जी पदार्थ है, ये सब प्लाज्मा में पाए जाते हैं। देखो ये सब लिखने का कारण ये है कि यहाँ इनसे कार्य जुड़े हुए हैं। ग्लूकोज लिख दिया तो भोजन का परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड और ये तो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। शरीर के अंदर जल अपघट्य पदार्थ होते हैं, आयंस होते हैं, उनकी मात्रा को बैलेंस में रखना और उनकी सप्लाई करना, हार्मोन्स और एंजाइम की सप्लाई करना, यानी परिवहन करना। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा है विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना, यहाँ पे कार्य सारांश के रूप में निकल कर आता है। तो ये था प्लाज्मा। अब हम बात कर लेते हैं कणिकीय वाले भाग की। रक्त की पीएच भी इसको क्षारीय होती है, 7.4 के आसपास होती है, और प्लाज्मा की पीएच भी 7 से अधिक ही होती है, हल्का क्षारीय होता है। तो ये था प्लाज्मा। अब हम बात कर लेते हैं कणिकीय भाग। देखो कणिकीय भाग है, उसके अंदर 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये वास्तव में सेल्स होती है, या सेल्स के टुकड़े होते हैं, सेल्स के हिस्से होते हैं। 3 है ये। सबसे पहले नंबर 1 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्लेटलेट्स। अब इनके नाम की बात कर लेते हैं, इनका नाम ऐसा क्यों है। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड सेल्स, और वैसे एक शब्द और भी है कार्पसल्स, यानी कण। या एक कण है वो वास्तव में कोशिकाएं होती है, इसलिए सेल्स कहना ज्यादा उचित है। ये किस रंग की होगी, लाल रंग की होगी, यानी ऐसी कोशिकाएं जो लाल रंग की है, नाम ही रख दिया लाल रुधिर कणिका। डब्ल्यूबीसी व्हाइट, यानी ये सफेद रंग की होती है, और सफेद कोई रंग नहीं होता, सही बोले तो विज्ञान की भाषा में बोलेंगे रंगहीन होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, हिंदी में बात करें तो इसको पट्टी कणों बोलते हैं। इस प्रकार से इनके नाम है। इनके सही और वैज्ञानिक नाम होते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, साइट का होता है सेल, इरिथ्रो का मतलब होता है लाल, अर्थात लाल रंग की कोशिका। इसका अर्थ होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ल्यूको का अर्थ होता है रंगहीन, सफेद रंग, और इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो शब्द का अर्थ होता है थक्का, अर्थात ये थक्का बनाने वाली कोशिकाएं हैं। इनके कार्य की मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूं, थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का कार्य थक्का बनाना। व्हाइट ब्लड सेल्स है, इनका कार्य होता है प्रतिरक्षा, मतलब अपने को रोगों से बचाना। और आरबीसी है, उसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन, वो करती है ऑक्सीजन का परिवहन। तो कार्य होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, रोगों से बचाना, रक्त का थक्का बनाना, इस प्रकार से।
देखो इन सब कोशिकाओं को बनाने वाली जो मास्टर कोशिका है, यानी जिस कोशिका से ये बनते हैं उस कोशिका को कहते हैं हीमेटोब्लास्ट। इंपॉर्टेंट नाम है हीमेटोब्लास्ट। एक स्टेम सेल है, स्तंभ कोशिका है। और स्टेम सेल्स वो कोशिकाएं होती है जो अन्य कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, अन्य कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है। तो रक्त बनाने वाली कोशिका है वो है हीमेटोब्लास्ट। अब देखो हीमेटोब्लास्ट कहाँ होती है और रक्त का निर्माण यानी जो कोशिका वाला भाग है उसका निर्माण कहाँ पे होता है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्पेस गेन कर लेता हूं। देखो जब बच्चा बन रहा होता है अर्थात मां के गर्भ में, उस समय लिवर और उससे भी अगर पहले की बात करें तो एलेंटोइस और लिवर, इसके अलावा थाइमस ग्रंथि, इनके अंदर इनका निर्माण होता है ब्लड का। और बाद में यानी जब जन्म हो जाता है उसके बाद में निर्माण होता है, या थाइमस है वो जन्म के बाद ही आएगी, थाइमस के अंदर भी होता है, परिपक्वन होता है वैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है अस्थि मज्जा, यानी जन्म के बाद व्यक्ति के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनका जो निर्माण होता है, और मेनली इनमें आरबीसी होती है, इनका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा में भी होता है लाल अस्थि मज्जा में। अभी अस्थि मज्जा क्या इंग्लिश में बोलते हैं, बोन मैरो। जैसे हम बात करें एक हड्डी है तो इस हड्डी का बीच वाला भाग खोखला होता है, खाली होता है, और इस खाली भाग में कुछ पदार्थ भरा जाता है जिसको कहा जाता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। और इस अस्थि मज्जा में पाई जाती है हीमेटोब्लास्ट, और वो कोशिकाएं आरबीसी इनका निर्माण करती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि रक्त का उत्पादन है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ये सभी हड्डियों के अंदर होता है जन्म के समय, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कुछ बड़ी हड्डियां हैं उनके बीच में अस्थि मज्जा बनती है और रक्त का निर्माण होता है। लेकिन ये अपने लिए पर्याप्त होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ इनकी क्षमता घटती है, लेकिन ये फिर भी अपनी बॉडी के लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कर सकती है। रक्त का जो निर्माण होता है वो जैसे आरबीसी है उसको बनने में लगते हैं 7 दिन। इसके अंदर जब आरबीसी का निर्माण होगा, आज निर्माण चालू हुआ है तो कंप्लीट मैच्योर एक आरबीसी बनने में 7 दिन का समय लगता है। तो ये था इनका उत्पादन लाल अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है। अब देखो ये कोशिकाएं मरती भी है। जैसे आरबीसी की मैं बात करूं, लाल रक्त कणिका है वो मर गई, इनका जो जीवन काल होता है वो 90 से लेके 120 दिन होता है। तो उसके बाद ये मरेगी। इनका जीवन काल 1 दिन से लेके 7 दिन 10 दिन और लंबे समय तक भी ये पाई जाती है। इनका भी 5-7 दिन तक इनका जीवन काल होता है, इसके बाद में नष्ट हो जाती है। तो जैसे आरबीसी नष्ट हो रही है तो उसका विघटन किया जाएगा। जो आरबीसी होती है उसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और जब ये इसका अपघटन होगा वो होगा स्प्लीन में, या की बात करें प्लीहा के अंदर, प्लीहा भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, स्प्लीन भी बोलते हैं, या इसके लिए एक शब्द और तिल्ली, माचिस वाली तिल्ली नहीं है, तिल्ली भी इसको कहा जाता है हिंदी वर्ड। यहाँ पर आरबीसी मरी हुई आरबीसी उसको अलग किया जाता है, इसीलिए प्लीहा को कब्रिस्तान भी कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। हीमोग्लोबिन को तोड़ा जाएगा, मरी हुई आरबीसी प्लीहा के अंदर हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन को 2 वर्णक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, नाम याद हो जाएगा, बिल्ली है ये दोनों ही, यानी हीमोग्लोबिन टूटेगा तो 2 बिल्लियां बढ़ेगी, एक बिलीरुबिन एक बिलीवर्डिन। और इन दोनों, ये जो दोनों है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, पित्त के अंदर, यानी यकृत के अंदर। फिर ये यकृत में पहुंचेंगे, पित्त का निर्माण करेंगे, और पित्त भोजन के पाचन में सहयोग करता है, माध्यम को क्षारीय बना देता है। तो देखो मरी हुई आरबीसी है उसका भी हमने उपयोग कर लिया। यहां हमने ये देखा कि रक्त का उत्पादन कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में हीमेटोब्लास्ट के द्वारा, और आरबीसी बनने के बाद में प्लीहा में उनको अलग किया जाता है, हीमोग्लोबिन को तोड़कर बिलीरुबिन और बिलीवर्डन जो वर्णक बनाए जाते हैं, उनकी सहायता से पित्त बनता है जो माध्यम को क्षारीय करता है, जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है वहां से बाहर निकल जाता है। तो उसका सही सदुपयोग हमने कर लिया। ये था उत्पादन और नष्ट होना। देखो आरबीसी का जीवन काल 90 से 120 दिन होने का एक कारण है, ये कारण है कि जो आरबीसी होती है उस आरबीसी के अंदर
केंद्रक और अन्य कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते। अर्थात आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, यानी ये आरबीसी है तो इसके अंदर केंद्रक बिल्कुल भी नहीं होगा। केंद्रक नहीं होगा, नियंत्रण कौन करेगा? इसलिए इस आरबीसी का जीवन काल निश्चित है, इसलिए ये नहीं बनती रहती है, पुरानी हटती रहती है। देखो ये जो खास बात है, केंद्र किन में नहीं होता? स्तनधारी के अंदर। यानी जैसे मैं कुछ नाम लिखूं, जैसे मछली, एम्फीबिया मेंढक, सांप, रेप्टिलिया, एवीज, पक्षी और स्तनधारी, ये कॉर्डेट्स हैं। इनमें से जो 4 कॉर्डेट्स हैं, मछली, मेंढक, सांप और पक्षी, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन एक अपवाद है, 2 जंतु हैं, ऊंट और लामा, स्तनधारी हैं लेकिन आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जहां पे अपवाद होते हैं कंपटीशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये भी ध्यान में देने वाली बात थी। देखो आरबीसी के आकार की बात करें तो मैंने अभी गोल बना दिया था, आरबीसी का आकार गोल नहीं होता, थोड़ा चपटा होता है, चपटी होती है, तस्तरी नुमा होती है। जैसे ये गोल था और इसको मैंने थोड़ा सा दबा दिया तो ये क्या होगा, बीच में से ऐसे हो जाएगी और नीचे से भी ऐसे हो जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति आरबीसी की पाई जाती है। और ऐसा होने का एक कारण भी साइंटिफिक कारण, इसका जो ये मेम्ब्रेन है इसका एरिया बढ़ गया, यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिससे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान है वो आसानी से अधिक मात्रा में हो सके। इस स्थिति को बोलेंगे उभय, यानी इधर भी इधर भी दोनों तरफ उभय अवतल, दोनों तरफ ये अवतल होती है, तस्त्रीनुमा ये होती है। इसके अंदर पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन, सिर्फ हीमोग्लोबिन भरे होते हैं। और कितने भरे होते हैं? एक आरबीसी के अंदर होते हैं 25 करोड़। एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की संख्या 25 करोड़ है। और ये एक इसका साइंटिफिक कारण ये भी है कि अगर हीमोग्लोबिन को आरबीसी से बाहर मुक्त कर दें, सारा हीमोग्लोबिन अगर रक्त के प्लाज्मा में आ जाएगा तो रक्त इतना गाढ़ा हो जाएगा कि वो बह भी नहीं सकता। इसीलिए हीमोग्लोबिन को आरबीसी में कैद करना पड़ा, ताकि ये रक्त की सांद्रता है, जो श्यानता है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़े। एक हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ले जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक आरबीसी की ऑक्सीजन ले जाने की कुल क्षमता है वो 100 करोड़। आप इसको सरल ऐसे समझ सकते हैं, ये एक बस है और बस के अंदर सीट का काम करेगा वो हीमोग्लोबिन है, और एक सीट पे 4 सवारी मतलब ऑक्सीजन बैठ सकती है। तो एक बस के अंदर, एक आरबीसी के अंदर कुल 100 करोड़ ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता होती है। अब देखो हीमोग्लोबिन प्रोटीन बहुत विशेष प्रोटीन है, क्योंकि इसी प्रोटीन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। इसके अंदर एक खास वर्णक भी पाया जाता है जिसका नाम है आयरन Fe2, फेरस बोलते हैं इसको, और ये फेरस Fe+2 के रूप में ही पाया जाता है। आयरन बोलते हैं इसको, आयरन। अगर बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है एनीमिया कहते हैं उसको। बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया। जो किशोरी ये होते हैं इनको सरकारी स्कूलों के अंदर आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट भी खिलाई जाती है, ताकि उनमें आयरन की कमी नहीं हो, खून की कमी नहीं हो। अगर आयरन ज्यादा हो जाए, ये तो कमी की बात है, तो एक रोग हो जाता है जिसको कहा जाता है सिडेरोसिस। जहां जैसे अफ्रीका देश है, वहां के लोग खाना बनाने के बर्तन लोहे के रखते हैं, तो कढ़ाई भी लोहे की, सब बगोली लोहे की, तो वहां के लोगों के अंदर लोहा आयरन ज्यादा होता है, रोग हो जाता है सिडेरोसिस। अब देखो हम बात करें, अगर Fe+3 हो जाए यानी फेरिक हो जाए, अगर आयरन Fe+3 की अवस्था में आ जाता है तो ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं मैट हीमोग्लोबिन। अब वो हीमोग्लोबिन नहीं रहा, वो हो गया मैट हीमोग्लोबिन। ऐसा होने से क्या हुआ, जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड परमानेंटली जुड़ जाती है। Fe+3 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गई, वो हटेगी नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जब जुड़ जाती है तो आरबीसी का रंग कैसा हो जाएगा, नीला। और ये हम पढ़ भी चुके हैं कि सीरा हुआ नीला रंग क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, तो ये नीला हो गया। इसलिए ऐसे व्यक्ति, ऐसा बच्चा जिसके अंदर आयरन फेरिक अवस्था में पाया जाएगा, किस रंग का होगा, नीला। ऐसे बच्चे को, ऐसी बीमारी को बोलेंगे ब्लू बेबी
सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसी से संबंधित एक रोग एनीमिया जो मैंने यहाँ पे बताया है, अगर किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो भी उसको हम एनीमिया बोलेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन, आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, इसकी मात्रा कम हो जाएगी। इसकी मात्रा भी बता दूं मैं, इसकी मात्रा होती है पुरुषों के अंदर 14.5 ग्राम प्रति 100 ml रक्त के अंदर, 100 ml पुरुषों में, महिलाओं में थोड़ी कम। इसका मतलब समझ सकते हैं कि महिलाओं में ऑक्सीजन की परिवहन की क्षमता कम होती है, ऑक्सीजन कम जाएगी तो ताकत भी कम होती है। 13 ग्राम ये वैसे एवरेज है, जनरली इससे थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन अगर 10 तक भी अगर एच भी है, 10 ये ग्राम भी है तो भी हम उसको कमी नहीं मानते, नॉर्मल के लगभग होता है। लेकिन 10 से कम आ जाता है तो हम उस कंडीशन को एनीमिया कह देते हैं और ऐसे व्यक्ति को फिर आयरन की गोलियां खानी पड़ेगी। अब देखो मैं इनकी संख्या की बात कर देता हूं। इनकी जो संख्याएं हैं, सबसे अधिक मात्रा में रक्त में पाई जाती है वो है आरबीसी। आरबीसी की संख्या सर्वाधिक 55 लाख। आप समझना इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरे शरीर के अंदर रक्त पाया जाता है लगभग 5 लीटर के आसपास औसत, और वैसे मैं बात कर दूं तो 7.5 से लेके 8% वजन का पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का वजन है 100 किलो तो आप समझ लो इसके अंदर 8 लीटर रक्त होना चाहिए और होता है। वजन का 7.5 से लेके 8 यानी थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। और 55 लाख पाई जाती है वो 1 क्यूबिक mm में, यानी 1 बूंद से कम। 1 mm ऐसे होगा, 1 mm ऐसे होगा और 1 mm ऐसे होगा, इस प्रकार से, यानी 1 क्यूबिक mm का खर्चा होगा, उसके अंदर 55 लाख आरबीसी पाई जाती है पुरुषों के अंदर। महिलाओं में थोड़ी कम, 50 लाख। तो यहाँ फिर देख सकते हो आरबीसी भी कम है और हीमोग्लोबिन भी कम है। अब बात करें, इनकी संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की 5000 से 7000 के आसपास। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है अपनी बॉडी में, कोई एंटीजन प्रवेश कर गया है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ एक बात ये भी होती है कि अगर शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई है तो पता लगता है कि कोई इन्फेक्शन है, कोई रोग है, तो रोगों की जांच भी की जाती है। प्लेटलेट्स की बात करें तो 3 लाख की आरबीसी वो, और वैल्यू क्या है 3 लाख क्यूबिक mm, यानी 1 क्यूबिक mm के अंदर 3 लाख से इनकी संख्या पाई जाती है। और अगर 50,000 भी आ जाती है ना कम होते होते तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। जैसे आजकल ये कॉमन शब्द हो गया, डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर ब्लड की जांच करता है, कहता है तेरी प्लेटेट डाउन हो गई, प्लेटेट डाउन, और हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि रक्त का थक्का बनाना इसका काम होता है, वो हम आगे भी देखेंगे। तो थक्का नहीं बनेगा, थक्के की समस्या तब आएगी जब हम कटेंगे या कोई सर्जरी करनी होगी तब, वरना हम नॉर्मल रह सकते हैं। इनकी संख्या 10,000 के आसपास आ जाती है तो स्थिति बहुत खतरनाक है, क्योंकि अंदर अगर बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो गई तो फिर रक्त को रोकना मुश्किल हो जाएगा। 50,000 से कम अगर आ जाती है तो डॉक्टर वो ऑपरेशन नहीं करेगा, सर्जरी नहीं करेगा। ये बात थी आरबीसी की। आरबीसी का प्रमुख काम हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब हम आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी। थोड़ा थोड़ा मैंने साथ साथ इसलिए बताया क्योंकि मैंने तीनों का एक साथ बताया था कि आपको याद हो सके। इधर 55 लाख है, इधर 5-7 हजार, इधर 3 लाख है। इधर इनका जीवन काल 5-7 दिन है, 1 दिन से लेके 5-7 दिन और कई सालों भी हो सकते हैं, और यहाँ पे जीवन काल बताया 90 से 120 दिन। तो तुलनात्मक अध्ययन हमने किया है। अब हम आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी। इसका काम क्या है? प्रतिरक्षा, रोगों से बचाना। देखो ये 2 प्रकार की होती है। ये जो डब्ल्यूबीसी है इसके कोशिका द्रव्य में अगर कुछ कण पाए जाते हैं तो हम बोलेंगे कणयुक्त ग्रेनुलोसाइट, और अगर कण नहीं पाए जाते, कण रहित, तो ए ग्रेनुलोसाइट, ए लग गया, ए ग्रेनुलोसाइट। 2 प्रकार की। और जो कणयुक्त हैं वो भी 3 प्रकार की हैं। इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया अभिरंजन। जब इनको अभिरंजन देते हैं तो जो क्षारीय माध्यम में ग्रहण करेगी उसको बोलेंगे बेसोफिल, अगर अम्लीय माध्यम में करती है तो इओसिनोफिल, और अगर दोनों माध्यम में लेती है तो न्यूट्रोफिल।
नाम से पता बेस क्षार होता है, क्षारीय माध्यम मिलेगी। इओसिन एक रिएजेंट है जो अम्लीय माध्यम में रंग ग्रहण करता है, तो अम्लीय और न्यूट्रल दोनों। अपनी बॉडी में सबसे अधिक संख्या में WBC की बात करेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे इन सब में सबसे अधिक संख्या में बेसोफिल पाई जाती है, 65% के लगभग ये होती है सबसे ज्यादा। बाकी की बात नहीं करेंगे अपन। कण रहित है यानी इनकी कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते, ऐसी भी है दो। पहले का नाम है मोनोसाइट। मोनोसाइट देखो ये आकार में सबसे बड़ी WBC है, वो सबसे बड़ी है ये, बाकी सब छोटे। बड़ा भाई कौन? मोनोसाइट। और बड़ा है तो इसकी एक खास बात है, ये महाभक्षकाणु कहलाती है। इंग्लिश में बात करें तो उसको कहते हैं मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजी महाभक्षाणु क्या करती है? मान लो कोई एंटीजन इसके पास में आ गया तो इसको निगल लेती है यहां से अंदर। अब क्या हुआ, जैसे वायरस अंदर आया तो बॉडी के अंदर आते ही सबसे पहला काम मोनोसाइट का होगा, वो उसको अपने अंदर कैद कर लेगी। अब वायरस अपनी बॉडी में इच्छा अनुसार नहीं घूम सकता क्योंकि वो कहाँ कैद हो गया है? मोनोसाइट के अंदर कैद हो गया है। तो अब ये अपने एंजाइम छोड़ेगी और इसको नष्ट कर देगी और हमें रोगों से बचा लेगी। तो प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति, पहला कमांडो अपने को रोगों से बचाने वाला कौन है? वो है मोनोसाइट। दूसरा, अगर मान लो यहाँ पे थोड़ी सी कमी रहती है तो बनेगा एंटीबॉडी के द्वारा और वो काम करेगा लिम्फोसाइट। देखो लिम्फोसाइट दो होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। तो दो प्रकार के लिम्फोसाइट है, एक बोन मेरो, बी से मतलब है बोन मेरो के अंदर ये परिपक्व होते हैं, और टी का मतलब है थाइमस, ये थाइमस के अंदर परिपक्व होने वाली लिम्फोसाइट से होती है। तो वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। वापस से रिवाइज करवा दूं, WBC को दो भागों में बांटा है। कण पाए जाते हैं तो ग्रेनुलोसाइट नहीं पाए जाते, एक ग्रेनुलोसाइट। कण पाए जाते हैं उनको अभिरंजन के आधार पर तीन भागों में बांटा है, क्षारीय माध्यम में बेसोफिल, अम्लीय माध्यम में इओसिनोफिल, और दोनों माध्यम में रंग ग्रहण करते हैं तो न्यूट्रोफिल। कण रहित में दो है, एक मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी मैक्रोफेजेस कहलाती है, महाभक्षाणु, ये खा सकती है, खा जाती है, ये उत्तकों में जा सकती है, कहीं पे भी घूम सकती है। और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की होती है, अगर उनका परिपक्वन है बोन मेरो में होता है तो बी लिम्फोसाइट, और थाइमस में होता है तो टी लिम्फोसाइट। तो ये थी WBC, काम है इनका रोगों से बचाना। यहाँ पे लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, इनका प्रमुख काम एंटीबॉडी का निर्माण करना। एंटीबॉडी प्रतिरक्षी में आती है एंटीबॉडी, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये एंटीबॉडी रोगों से लड़ती है, हमें निरोगी बनाए रखती है। अब हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो तो हमने देखा था कि एक सेल होती है हीमेटोब्लास्ट, वो हीमेटोब्लास्ट सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। हीमेटोब्लास्ट से एक सेल बनती है जिसको कहा जाता है मेगाकैरियोसाइट, और मेगाकैरियोसाइट से उस सेल से बनती है प्लेटलेट। इनका कार्य रक्त का थक्का बनाना, इनके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोटीन पाई जाती है जो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। तो ये थी प्लेटलेट्स कणकीय भाग। तो ये हमने देखा है रक्त का संगठन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम रक्त की स्लाइड बनाकर देख लेते हैं। अभी जो हमने देखा है RBC WBC ये किस प्रकार से रहते हैं, ये जैसे मैंने एक स्लाइड ली और इसके ऊपर मैंने रक्त को बिछा दिया। सबसे पहले रक्त का जो लिक्विड भाग होगा उसको हम कहेंगे प्लाज्मा। इस प्रकार से इस प्लाज्मा में ऐसी जो कोशिकाएं होगी लाल रंग की उनको बोलेंगे RBC, ऐसी कुछ बड़ी कोशिकाएं अनियमित आकार की होगी उनको बोलेंगे WBC, कोशिकाओं के कुछ टुकड़े होंगे इस प्रकार से उनको बोलेंगे प्लेटलेट। तो ये एक प्रकार की RBC की स्लाइड है, इसको टिश्यू कह सकते हैं क्योंकि बीच बीच में ये इसकी मैट्रिक्स कहलाएगी यानी आधात्री कहलाएगी, और बाकी सेल्स है वो आपस में कनेक्टेड, आपस में जुड़ी हुई रहती है, खाली ये बहते हैं, ये स्थिर नहीं है। अब देखो कुछ टर्म्स मैं आपको बता दूं, मैंने शुरू में कहा था लसिका, या यहीं से स्टार्ट करते हैं रक्त से। रक्त है और लसिका है, या लसिका से भी पहले बात कर लेते हैं हम प्लाज्मा की। प्लाज्मा तो लास्ट में आएगा वैसे, चलो कोई कैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लसिका लिख दो, प्लाज्मा और सीरम। देखो चार टर्म से इनको समझ लेते हैं। ये लसिका समझा रहा हूँ मैं आपको, और उसके साथ साथ में दो टर्म्स और समझा रहा हूँ।
इसको तो आपने समझ लिया है। सबसे पहले रक्त, रक्त का मतलब इसके अंदर ये सारे भाग जो मैंने अब बताए हैं वो रक्त है, यानी प्लाज्मा भी होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी होगी। एक प्रोटीन का नाम मैंने और बताया था, उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। रक्त में गुलित प्रोटीन भी पाई जाती है, और भी है लेकिन ये यहाँ समझाने का उद्देश्य है। ये सारा रक्त है। अगर इसके अंदर से मैं आरबीसी और प्लेटलेट्स को हटा देता हूँ, इसमें से मैंने आरबीसी और प्लेटलेट्स को यहाँ से हटा दिया तो ये बन गया लसीका। आरबीसी और प्लेटलेट्स को हटा दिया तो बन गया है लसीका। मतलब लसीका में क्या होगा, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक नलिका है, इसमें रक्त जब आता है तो अधिक दाब के कारण प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी उत्तकों में छन जाती है। यही छनित्र क्या कहलाता है, प्लाज्मा। और ये एक ही दिशा में बहने वाला पदार्थ है, दोनों दिशाओं में नहीं बहता है। ये हृदय से अंग की ओर बहता, सॉरी उल्टा बता दिया, अंग से हृदय की ओर, अंग से हृदय की ओर बहता है। मतलब यहां तो ये रक्त के साथ में आ गया, वापस जाएगा तो अपनी सीधा से जाएगा, और रक्त में हृदय में मिल जाएगा, वापस आएगा तो रक्त के साथ में आएगा, इस प्रकार से। तो ये एक रक्त का ही पूरक तंत्र हो गया है। और वैसे तंत्र है, एक लसिका तंत्र है, वो छोटा सा टॉपिक है लेकिन तंत्र के रूप में इसको देखते हैं। इसमें थोड़ा प्रोटीन्स वगैरह है, उनमें थोड़ा संगठन में अंतर रहता है, बाकी प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी ये होते हैं। अब ये हो गया प्लाज्मा, सॉरी रक्त और लसिका। अब हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा। अगर इसमें से मैंने डब्ल्यूबीसी को हटा दिया तो अब ये क्या बचा है, तरल भाग बचा है प्लाज्मा, पहले अपन पढ़ भी चुके हैं। अगर इस प्लाज्मा में से मैंने फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अलग कर दिया तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और ये कहलाएगा सीरम। इसका उपयोग टीका निर्माण में किया जाता है। सारा का सारा ब्लड यहाँ होगा, अगर उसमें आरबीसी प्लेटलेट्स को अलग कर लेंगे लसीका होगा, डब्ल्यूबीसी को अलग कर लेंगे तो वो प्लाज्मा होगा, और फाइब्रिनोजन को भी अलग कर देंगे तो वो होगा सीरम। तो ये रक्त की एक स्लाइड अपन ने देखी है। अब हम बात कर लेते हैं रक्त के कार्य, वो एक अपन सारांश में देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमने पढ़ा है वैसे हमने कार्य उसके साथ में ही पढ़े। कार्य नंबर 1 सारांश में लिख देता हूं, सभी कार्य विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना। दूसरा है ताप का नियमन करना, बॉडी के सारे अंगों को रेगुलेट करता है, जोड़ के रखता है। जैसे अंगुलियां होती शरीर से दूरस्थ हैं, पैर की अंगुलियां दूरस्थ है तो ये भाग जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जैसे कान जल्दी ठंडे हो जाते हैं तो रक्त आता है गर्म और इनको वो अपने ऊष्मा दे जाता है, तो ये तापमान को बनाए रखने का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा गर्मियों के अंदर अपनी जो धमनी ये सिराएं हैं वो फैल जाती है, क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, ऊष्मा बाहर आसानी से निकल जाती है। आगे बात करें हम निदान। हमने देखा था कि डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो रोग का पता लगा सकते हैं कि इन्फेक्शन है। ऐसे ही जैसे मलेरिया की जांच है, प्लाज्मोडियम अगर ब्लड के अंदर है तो कह देंगे कि मलेरिया है, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो हम कह देंगे डायबिटीज है। तो ऐसे विभिन्न रोगों की जांच करने के ये काम में आता है। एक रक्त का थक्का बनना, अर्थात रक्त अपनी सुरक्षा है वो खुद करता है। 5वां अपराधों के अंदर भी, अपराध विज्ञान के अंदर इसका रोल है, क्योंकि कहीं पे मर्डर हो गया, रक्त की एक बूंद है तो उस बूंद से उस व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जा सकती है। एक होता है ब्लड ग्रुप, उससे भी यहाँ अपराध नहीं है, वो बी जैसे एक माता पिता है, माता का रक्त है बी पॉजिटिव, पिता का रक्त है बी पॉजिटिव, और एक बच्चा है जिसका है ए पॉजिटिव, और ये दोनों माता पिता कह रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है, तो क्या वास्तव में ये इनका है? नहीं, क्योंकि माता पिता दोनों का बी है तो बच्चे का ए नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से बच्चे का निर्धारण भी हो सकता है। तो ये थे कुछ इसके इंपॉर्टेंट कार्य। अब हम छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ इसमें, अंतिम रोग, क्योंकि रोगों को भी मैंने वैसे साथ में ही पढ़ा दिया है, तो हम देख लेते हैं रोग, होने वाले रोग। जैसे बहुत सारे हीमोग्लोबिन की कमी से, आयरन की कमी से, हमने रोगों के नाम लिख रहा हूं मैं। एनीमिया कहा था, उसको हमने नाम दिया था। एफ यानी यहाँ पे रक्त की कमी हो जाएगी, अगर अधिकता हो जाती है उस रोग का नाम देते हैं सिडेरोसिस, ये अधिकता से। अगर आयरन की अधिकता होगी तो सिडेरोसिस रोग हो जाएगा। अगर आयरन Fe+3 के अंदर आ जाएगा इस अवस्था में तो हमने नाम दिया था ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर ये आरबीसी की बात है या हीमोग्लोबिन की बात है
अगर WBC ज्यादा हो जाए, WBC अधिक, तो उस रोग का नाम है ल्यूकेमिया। ये एक इंपॉर्टेंट रोग है ल्यूकेमिया। इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है ब्लड कैंसर। तो सिम्टम्स क्या है, अगर बॉडी में WBC ज्यादा है, बढ़ गई, जरूरत से ज्यादा हो गए, तो ब्लड कैंसर हो गया उसको, ये ऐसा रोग है। और रक्त से संबंधित रोग, जैसे रक्त का थक्का नहीं बनने वाला रोग है हीमोफीलिया। हीमो शब्द का अर्थ होता है रक्त, यानी इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, और ये एक आनुवंशिक बीमारी है। और खास बात कि ये सिर्फ पुरुषों में होती है, महिलाएं इसकी वाहक होती है, जेनेटिक बीमारी है। शाही रोग भी कहते हैं। सबसे पहले ये जो लंदन है वहां के शाही परिवार में ये मिला था, इसलिए शाही रोग भी इसको कहा जाता है। तो ये कुछ अपन ने इससे संबंधित रोगों को देखा है। अब देखो एक टर्म आया है यहाँ पे हीमो, तो एक इस टर्म को भी बता देता हूँ आपको, यही हो जाएगा हीमो। ये शब्द भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। इन दोनों का अर्थ होता है रक्त, और एक शब्द होता है हीमेटो। इन तीनों शब्द रिलेटेड वर्ड है, इनका अर्थ होता है रक्त। रक्त का एक दूसरा नाम भी हमने काम में लिया है रुधिर, और एक दूसरा नाम भी हम जानते हैं खून। सभी का एक ही मतलब है रक्त। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।